सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम दोनों पति पत्नी जॉब किया करते थे। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में नर्स थी। मैं अपनी पत्नी के साथ अक्सर काम किया करता था। हम लोग दूर दूर तक सफ़र करके आते जाते रहते थे। अक्सर हमारे मरीज दूर दूर से हमें मिलने आते थे या किसी का केस करना होता तो हम उसके घर चले जाते थे। मगर वह दिन मामूली के हिसाब से नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी जब मैं और मेरे पत्नी किसी बस्ती से गुजर रहे थे। तभी एक आदमी बारिश में भीगता हुआ रोता हुआ हमारी गाड़ी के करीब आकर हमें रोकने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद वह आदमी हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, कोई चोर उचक्का होगा। मगर ऐसा नहीं था। उसकी शक्ल और उसका हुलिया चोरों वाला बिल्कुल भी नहीं था। लगता था वह बहुत ही गरीब घर से मालूम होता था। मैंने जल्दी से गाड़ी रोका जबकि मेरी पत्नी मुझे मना कर रही थी। उस आदमी ने हमारे गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा। गाड़ी का शीशा नीचे होते ही रोते हुए आंसुओं के बीच कहने लगा, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। घर में मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, उसका बच्चा होने वाला है। आप मेरे घर चले, उसे डॉक्टर के पास ले चलिए। वह आदमी बुरी तरह से रो रहा था। शायद उसकी बीवी वाकई में आखिरी स्टेज पर थी और बच्चा पैदा होने में अभी वक्त था। जबकि उसके इलाके में गाड़ी की सुविधा भी मौजूद नहीं थी। ऊपर से उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी। उस आदमी की परेशानी तो बनती थी। मेरी पत्नी ने जब उसकी तकलीफ़ सुनी तो कहने लगी कि हमें उसके घर चलकर खुद उसकी बीवी का इलाज करना चाहिए। वैसे भी मेडिकल किट तो हमारे पास हर वक्त मौजूद रहती थी। उस मेडिकल किट में नवजात बच्चों के लिए और प्रेगनेंसी औरतों के लिए हर चीज़ मौजूद रहती थी जिनका बच्चा पैदा होने में थोड़ी ही देर रह जाती है। वैसे मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। अगर ये आदमी कोई और निकला, उसकी हकीकत कुछ और हुई तो हम क्या करेंगे? क्योंकि बात ऐसी थी, ये आदमी हमें नहीं जानता था, ना हम उसको जानते थे। ऐसा भी तो हो सकता था ये आदमी हमें घर ले जाकर कैदी बना ले, घर में कोई हट्टे कट्टे लोग हो। मगर मैंने ये बात अपनी बीवी से नहीं की, नहीं तो वह भी परेशान हो जाती। उस वक्त हम सिर्फ सेवा और मदद के हिसाब से वहाँ पर जा रहे थे। मैंने ये सारा मामला भगवान पर छोड़ दिया। उस आदमी ने हमें अपने घर का रास्ता बताना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद एक आलीशान घर आया। वह आदमी बहुत परेशान लग रहा था। ये तो गरीब घर का नौकर लग रहा था, मगर इसका घर काफ़ी आलीशान था। मैंने देखा उसका घर तो पक्के का बना हुआ था, जबकि उस इलाके में सिर्फ कच्चे घर थे। यहाँ पर ज़्यादातर घरों की छत भी कच्ची थी, पर इसका घर तो बहुत खूबसूरत था। मैंने उस घर में कदम रखा तो मैं सोचने लगा कि यह आदमी बहुत अमीर होगा, लेकिन उसकी क्या हालत थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल उसने हमें अंदर जाने को कहा। हमने जब उसे ये कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं तो खुश हो गया। कहने लगा, फिर तो मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल भी लेकर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग मेरी पत्नी की मदद कीजिए, मैं अपने से जो भी हो सकेगा आपके लिए करूँगा। आपकी फ़ीस, आपका सफ़र के पैसे और आपकी सेवा की सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है भाई, हम ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी पत्नी हमेशा मिलकर ही डिलीवरी केस किया करते थे। मैं अपनी बीवी के साथ उस आदमी के कमरे में गया तो उस औरत पर नज़र पड़ते ही मेरी परेशानी से आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने आज से पहले कई औरतों को देखा है जो पेट से होती है, मगर उस औरत की शक्ल, उसका हुलिया, जिसके जिस्म का ढांचा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इंसान नहीं है। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी हैरान हो रही थी, क्योंकि औरत का पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसान नहीं, भैंस का बच्चा पैदा करने वाली हो। मगर मैंने उस आदमी को ये बात नहीं बताई। उस बात में कोई शक नहीं था कि इतने बड़े बच्चे के साथ, इतने बड़े पेट में, इतने वजन के साथ औरत को तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। अब वह आदमी किस तरह तकलीफ़ में था, परेशानी में था, इस बात का अंदाज़ा और एहसास मुझे हो चुका था। मैंने अपनी पत्नी की मदद की। उस औरत को मैंने ज़रूरी इंजेक्शन लगा दिए थे, जिससे बच्चे पैदाइश में औरत को दर्द नहीं होता, आसानी से हो जाती है। मुझे अब बाहर चले जाना था, क्योंकि मैं किसी भी औरत के बच्चे पैदाइश के वक्त वहाँ कमरे में मौजूद नहीं रहना चाहता था। मेरी पत्नी अकेले केस कर लिया करती थी, उसके बाद मैं तुरंत वहाँ चला जाता था। बाकी का काम हम दोनों मिलकर किया करते थे। इसी वजह से तो मैं और मेरी पत्नी लोगों के पसंदीदा थे। मैं हमेशा औरतों की बहुत इज्जत किया करता था, उनके पर्दे का ख्याल किया करता था। कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करता था जिससे दूसरे की बेइज्जती और उसके इज्जत पर आँच आए या उन्हें ऐसा कुछ महसूस हो। मेरी इसी आदतों की वजह से लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते थे।
फिर मेरी पत्नी भी साथ होती थी, लोगों का भरोसा और तसल्ली ज़्यादा बढ़ जाता था। फिलहाल मैं जब बाहर आया तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी पत्नी अब करीब करीब आधे घंटे के बाद आकर मुझे खुशखबरी सुनाएगी। मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था, मगर जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा 40 मिनट हो गए। फिर मेरी पत्नी की तरफ से कोई खबर नहीं आई। वह आदमी भी परेशान होने लगा। फिर मैंने उससे परमिशन ली। मैंने कहा कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या समस्या है। उसने कहा कि पहले मैं जाकर देखता हूँ। वह अंदर गया, वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ। बोला कि बच्चा पैदा हो गया है, मगर आपकी पत्नी को न जाने क्या हुआ है। मेरी पत्नी को क्या हो गया? मेरी पत्नी नीलू को क्या हो गया है? मुझे अब उस आदमी पर शक होने लगा था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। मैंने उसे झकझोर कर पूछा कि नीलू को क्या हुआ है। कहने लगा, आप खुद ही जाकर अंदर देख लीजिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र नीलू पर पड़ी, जो कि कुर्सी पर यूं ही बैठी हुई थी जैसे कि उसे गहरा सदमा लगा हो। उसके चेहरे पर हैरत थी। वह बच्चा कहाँ गया जो अभी अभी पैदा हुआ? मैंने दिल में सोचा और फिर बेड के दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक छोटी सी टोकरी में बच्चे का चेहरा ढका हुआ था। बच्चा पैदा हो गया। बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आई। मेरी बात सुनते ही उसने कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहती। नीलू की बात सुनकर मुझे शक हुआ था। उससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ कहता, वह बेड की दूसरी तरफ गया। उसने जाकर बच्चे का चेहरा देखा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले मेरी पत्नी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती या फिर मैं उस आदमी पर गुस्सा होता। ज़रूरी ये था कि मुझे अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर जल्द से जल्द निकलना था और अस्पताल पहुँचना था। बाद में उस आदमी को देख लेता हूँ। मैं उस आदमी की मदद करके बहुत पछता रहा था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। करीब करीब 1 घंटे के बाद अस्पताल के बाहर पहुँच गया था। मैंने कुछ स्टाफ की मदद से अपनी पत्नी को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को चेकअप करना शुरू कर दिया था। पता चला कि मेरी पत्नी किसी डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो चुका था, यानी खून सूख चुका था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जब मेरी पत्नी होश में आई तो उससे किसी से भी बात करने से मना कर दिया। एक तो मैं अपनी पत्नी की फिक्र में मरे जा रहा था और दूसरा मुझे शक भी खाए जा रहा था। ऐसा क्या हुआ था उस लेबर रूम में जो मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी और अब डर के मारे वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। ये बात तो मुझे दिल में खाए जा रही थी कि मेरी पत्नी के साथ उस कमरे में क्या हुआ था जिसके बाद वो बेहोश हो गई। मैं अपनी पत्नी के तरफ से इतना परेशान हो गया था कि बाकी सारी बातें भूल गया था। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। मैं गया तो उसने मुंह फेर लिया, बोली कि भगवान के लिए सन्नी, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करना। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। हाँ मेरी जान, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए फिर से वह किस्से को दोहराना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। मैंने अपनी पत्नी को ये बात कही तो साथ ही साथ मुझे मेरी पत्नी के बारे में दिमाग के डॉक्टर ने समझाया। कहा, अब आप अपनी पत्नी से ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था, वह क्यों डर गई थी, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी ने उस वाक़ये को अपने दिमाग में दोबारा से दोहराया तो इस बात से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर से वो उस हालत में पहुंच जाएगी। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और फिर ऐसी बात मत करना। आप अपने शक को लगाम दीजिए। आप अपने दिल से उस बात को निकाल दीजिए कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। अगर आप भी यही सोचने लग जाएंगे तो फिर आप अपनी पत्नी से पूछेंगे और जब पूछेंगे तो वो परेशान हो जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल सतर्क हो गया था कि मेरी पत्नी ने जो भी कुछ वहाँ देखा अब मुझे उससे दोबारा नहीं पूछना। मगर कहते हैं कि इंसान के दिल में एक बार शक पैदा हो जाए तो कभी ख़त्म नहीं होता और मरते दम तक वह हमेशा हर चीज़ के बारे में सोचता ही रहेगा। शक उसके दिल में हमेशा बाकी रहेगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी से ना ही सही उस आदमी से दोबारा जाकर ये बात ज़रूर पूछूंगा कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था, जबकि उसका बच्चा तो पैदा भी हो गया था। मगर मुझे उस आदमी का रोना भी याद आ गया था कि वह उस दिन दहाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर क्यों रो रहा था। अब कोई आदमी बिना वजह अपने बच्चों की पैदाइश पर चीखे मार मार कर तो नहीं रोता ना, और ना ही सिर्फ बेटी पैदा होने पर कोई इतना दुखी होता है कि वह चीख मार मार कर रोने लग जाए। उस औरत का हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ पेट
और उस कमरे का अजीब सा माहौल मुझे सब कुछ बहुत परेशान कर रहा था। मेरी पत्नी की परेशानी की वजह से उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र में हो चुके थे। मैंने अपनी सास से कहा कि आप अपनी बेटी को कुछ दिन अपने पास रखिए, उसके दिमाग से वह डर खत्म हो जाए तो मैं उसे वापस अपने घर ले आऊँगा। अगर कुछ दिन यहाँ अपने माहौल से अलग होकर ताज़ा हवा में सांस लेगी तो फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी। मेरी सास ने भी हाँ कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक बात करते हो, कभी कभी इंसान एक माहौल में रहकर ठीक नहीं हो पाता। मेरी सास अपनी बेटी को घर ले गई। अब मेरे पास खुला मौका था, मैं जाकर उस आदमी से दोबारा पूछ सकूं कि उस रात वहां पर क्या हुआ था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी को मारे डर के बेहोशी का दौरा पड़ गया था। मगर मुझे उस जगह का सारा रास्ता सही से याद नहीं था, मगर फिर भी मैं अंदाज़ा से चलता हुआ बस्ती में पहुंच गया। दरियागंज में वैसे भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आप जाते हैं तो दूसरी बार जाकर समझ में नहीं आता पहले आए थे या नहीं। मैं भी इसी तरह पूछता पूछता उस जगह पर पहुंच गया। उस आदमी का घर मुझे अच्छे तरीके से याद था क्योंकि ये काफ़ी आबादी वाली बस्ती थी। यहाँ के मकान ज़्यादा खूबसूरत बने नहीं थे, बाकी घर कच्चे थे। यही घर था जो बहुत खूबसूरत बना हुआ था, खूबसूरती और अपने शान शौकत का पता देता था। फिलहाल मैं उस घर के आगे रुक गया था। मैंने देखा तो घर के अंदर पूरी तरह वीरानी छाई हुई थी, आसपास भी कोई नहीं था। बाहर बस परिंदों की हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी। उस घर की खौफनाक दहशत देखकर मुझे भी बहुत डर सा लगा था। उस घर में जाते ही एक ऐसा एहसास हुआ था जैसे यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता, मगर वह घर ऐसा था कि मुझे उसके अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी मकान में नहीं, किसी वीरानी जगह में आ गया हूँ। तभी अंदर दरवाजे को खटखटाने पर किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। मेरी उस आदमी के चेहरे पर नज़र पड़ी। ये वही आदमी था जो उस दिन हमें लेकर यहाँ आया था, उसी की पत्नी की हमने इलाज किया था। मुझे देखकर उसने मुझे नमस्ते किया, कहने लगा, डॉक्टर साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आप उस दिन हमारे घर पर आए थे और हम आपके आभारी हैं और हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। मैंने कहा, वह बात ठीक है, मगर मैं किसी और बारे में यहाँ पर आया हूँ। तो वह यही कहने लगा कि मैं आपके पैसे अभी नहीं दे सकता। उसके ख्याल में उससे पैसे लेने आया था, मगर मैं तो किसी और वजह से आया हूँ। मैंने उस आदमी के सामने अपनी बात रखी तो बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं सारी बात बताता हूँ। मैंने कहा, उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ था वह बच्चा कहाँ गया? मैंने उससे बेधड़क ही सवाल किया तो उसके चेहरे के असर बदल गए। उसके बदन का खून जैसे निचुड़ सा गया, चेहरा एकदम पीला पड़ गया, आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसके आंखों का पानी देखकर मुझे भी अफसोस होने लगा। क्या बात है भाई, आप अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश नहीं हैं? बस जी क्या बताऊं, मेरा बच्चा दूसरे कमरे में है और हम किसी को भी अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते, और पूरे मोहल्ले भी हमसे जिद कर रही है कि हमें आपका बच्चा देखना है। आप अपना बच्चा दिखाइए। आपके घर जो नए मेहमान आए हैं, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। मेरी पत्नी के मायके वाले अलग से बातें सुना रहे हैं, मगर हम हैं कि हमने किसी से मिलने का नहीं सोचा, ना ही हमने किसी को मिलने की परमिशन दी, ना हमने अपने बच्चे को किसी को दिखाया। डॉक्टर साहब, मैं उस बच्चे का बाप नहीं लगता। ये सुनकर मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों, आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं क्या? आपको अपनी पत्नी पर शक है या उसके कैरेक्टर पर शक है? जी भगवान ना करे, मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझे उसके कैरेक्टर पर पूरा यकीन है। बस कभी कभी इंसान से ऐसी गलती भी हो जाती है जिसका कोई कसूर नहीं होता। ये गलती मुझसे हुई है। आपसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आप बच्चे के बाप नहीं? डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चा देखेंगे तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि क्या हुआ था और मैं उस बच्चे का बाप क्यों नहीं हूँ। ये कहकर उसने मुझे उठने को कहा, मुझे दूसरे कमरे में ले गया जहाँ उसने अपना बच्चा रखा हुआ था। मुझे अपने दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था कि उस बच्चे को देखने के बाद कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए। मगर मैं तो मर्द था। मेरी पत्नी भले ही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, मगर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया। फिर जैसे ही हम उसके कमरे में पहुंचे तो उसने अपने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया जो कि उसने पूरी दुनिया के लिए लगा कर रखा हुआ था। फिर मेरी नज़र बच्चे पर पड़ते ही मैं भी बुरी तरह से डर गया था। मेरी भी चीख निकलते निकलते रह गई थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और अफसोस से बोला, देख लिया ना डॉक्टर साहब, आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, मैं क्यों उस दिन दहाड़े मार मार कर रो रहा था, उसकी वजह क्या थी? अब तो समझ ही गए होंगे।
आपने तो दुनिया में और भी बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, मगर ऐसी डरावनी औलाद और ऐसे बेबस माँ बाप आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसे माँ बाप जिनकी औलाद उनकी ही ना हो तो क्या करे, जबकि उनके माँ बाप का कोई कसूर नहीं हो। वह आदमी फिर से रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी, आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी वजह क्या है? मैंने उस आदमी की तरफ देखकर पूछा। मेरी बात सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अब उस आदमी पर तरस आने लगा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं असल बात क्या है? आप जानते हैं ना, इस डर की वजह से मेरी पत्नी भी बेहोश हो गई थी। मैं आपसे किसी तरह की मदद के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। मुझे बस आप हकीकत बता दीजिए कि क्या बात है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने अपने आंसू साफ किया और मुझसे कहने लगा, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर में आया। जब आया, हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। इस घर में हमारी बहुत सारी उम्मीदें और सपने थे। मेरी माँ यही कहा करती थी कि तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। बेटा, खूबसूरत औरत को वैसे भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल पर बहुत नाज होती है। मैं भी अपनी माँ की हर बात मानता था। मेरे दिल में सिवाय अपनी माँ और अपनी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। मगर धीरे धीरे पत्नी का पलड़ा भारी होने लगा, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जो भी बात करता, अगर वह ना भी मानती तो मुझे बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि शुरू शुरू में इंसान को अपनी पत्नी की हर बात सही लगती है। और मैं भी उन्हीं मर्दों में शामिल हो गया था जो अपनी माँ के बजाय अपनी पत्नी की बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर मेरे साथ वह होने लगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे लड़ने लगती थी, लेकिन मेरी माँ कभी भी मेरी पत्नी की बुराई नहीं करती थी। कहने लगी, बेटा, तुम अपनी पत्नी को जाकर अस्पताल में चेकअप कराओ कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि वह हर बात में चिड़चिड़ी होती जा रही है, उसका मन खराब हो जाता है, इसलिए हम दोनों के साथ वह ऐसा व्यवहार करती है। मैंने अपनी माँ की बात मानी और अपनी पत्नी का चेकअप कराया। मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरी पत्नी इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देगी। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, उसने तो अपने तेवर ही बदल लिए। मैं उसे घर लेकर आया तो कहने लगी, अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। मैंने और मेरी माँ ने उसकी बातों को बिल्कुल अपने सर आँखों पर रखा था। माँ कहने लगी, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगी तो किसका रखूँगी? तुम फिक्र ना करो मेरी बेटी, तुम्हें मैं घर के किसी काम से हाथ लगाने नहीं दूंगी। खाना पकाकर मैं खुद दूंगी, तुम्हारे कपड़े भी मैं खुद धोऊंगी। मगर मेरी पत्नी के दिल में कभी खुशी नहीं हुई, बल्कि वह ज़्यादा कीड़े निकालने लगी। एक दिन तो जो हुआ आपको बता भी नहीं सकता था। शाम का निकला, जब मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी माँ से लड़ रही थी। उसका व्यवहार तो ऐसा था जैसे कि मेरी माँ उसकी नौकरानी हो। उसने खाना उठाकर माँ के मुंह पर दे मारा और बोली, मैं तुम्हें घर से निकलवा कर रहूँगी, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुमने मेरा खाना खराब कर दिया है। मैं अपनी पत्नी के मुंह से तुम जैसी बातें सुनकर हैरान हो गया। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। माँ कहने लगी, बेटा, तुम इन बातों पर परेशान ना हुआ करो, तुम्हारी पत्नी पेट से है, ऐसा हो जाता है। माँ हर बार यही कहा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुछ दिन के बाद हमारे घर में क्या तूफान आने वाला है। रात का टाइम था, जब मैं अपने घर में मौजूद था, अपनी पत्नी की बातें सोच रहा था, तभी मुझे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी पत्नी ने मेरी माँ को बालों से पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर पता नहीं, अपनी पत्नी का चेहरा देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे उसकी खूबसूरती नज़र आने लगी। उसका व्यवहार उसकी खूबसूरती के आगे भूल गया। मैं अपनी माँ को गलत ठहराने लगा। मेरा ख्याल आया कि माँ हर वक्त ही मजबूर सी बनी रहती है, कुछ तो गलती उनकी भी होगी। मेरी पत्नी इतनी बुरी तो नहीं, अगर होती भी तो माँ हर वक्त उसकी तारीफ़ें क्यों करती हैं? ज़रूर उनसे कुछ गलती हुई होगी। बात सोचकर मैं पीछे हट गया। माँ का तमाशा देखने लगा। माँ हमेशा मुझे लेक्चर दिया करती थी, आज अपनी बहू के हाथों पीट रही थी। मैं दिल में सोचकर चुप हो गया। हर इंसान को एक सबक देना ज़रूरी होता है। मैं इसी सोच के साथ अंदर चला गया। मेरी माँ मुझे बुलाती रह गई। मेरी पत्नी बहुत सेहतमंद थी, माँ कमज़ोर सी थी। मैंने माँ को बचाने के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। मेरी माँ जब उसके मारने पीटने से बेहाल हो गई तो नीचे गिर गई और बेजान हो गई। उनके सर से खून निकलने लगा। पता नहीं, मेरा दिल उस टाइम पत्थर बन गया था। मैंने सोचा कि माँ को अब मैं अस्पताल लेकर जाऊंगा, मेरा और खर्चा हो जाएगा।
पीछे मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। मैंने जाकर उन्हें उठाया भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। सुबह तक माँ फर्श पर पड़ी रहीं। मैंने जब जाकर उनको हिलाया तो माँ का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी के परेशान करने से मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएंगी। मैं तो उसे भी कोस रहा था, लेकिन अब इस बात का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैंने माँ की अंतिम संस्कार करने के लिए इंतज़ाम करने लगा, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। उसी रात माँ मेरे सपने में आई और बोली, बेटा मैं तो नहीं, पर भगवान तुझसे इस बात की सज़ा ज़रूर देगा। तूने अपनी माँ का दिल दुखाया है, तूने घर बर्बाद कर लिया, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तेरी इस सब की सज़ा तेरी इसी ज़िंदगी में दे दी। अब मैं माँ की इस बात को अपने दिल में रख लिया था। मैं इस बात के लिए दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे साथ इस दुनिया में ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा। वह बदला जो माँ मुझसे लेना चाहती थी, मेरी माँ का बदला कुदरत लेना चाहती थी, और फिर ऐसा ही हुआ। डॉक्टर साहब, जब मेरी पत्नी का वक्त करीब आने लगा तो उसे बहुत तकलीफ़ होने लगी। अब तो कोई उसका ख्याल रखने वाला भी नहीं था। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही था। मैं आदमी था, उसका पति था। मैं कितना उसका ख्याल रख सकता था। लेकिन जब उसका पेट खतरनाक अंदाज में बढ़ने लगा तो हम दोनों ही परेशान हो गए। हमने अस्पताल में डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, कहीं कोई ऐसी बात ना निकल आए जिससे हम दोनों को पछताना पड़े, फिर हम परेशान हो जाए। उस दिन भी हम अस्पताल नहीं जा रहे थे। हम दोनों अजीब से डर में पड़े हुए थे। फिर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो 3 मुंह वाले बच्चे को देखकर मेरा तो दिल कांप गया। एक काला चेहरा, एक सफ़ेद और एक गेहुआ। ऐसा लगता था कि उन बच्चों का बाप मैं नहीं हूँ, कोई और है, क्योंकि तीनों के रंग अलग अलग हैं। ऐसे बच्चे तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, न हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा था। ये कहकर वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना तो बनता था। उसने अपनी देवी जैसी माँ को बर्बाद किया था, अपने हाथों से अपनी किस्मत पर आग लगाई थी। मैं उसे कैसे कुछ कह सकता था। मैं उसकी मदद करने के ख्याल से गया था, लेकिन वापस आ गया, क्योंकि जब कुदरत इंसान का बदला लेने पर आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है। खैर, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हुआ था। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिली थी, वह भी इसी दुनिया में, क्योंकि उसके मरने वाली माँ की यही चाहत थी। भगवान ने उसे इसी जन्म में उसकी सज़ा दे दी। माँ और पत्नी की हमेशा सम्मान की जाती है, लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा हो और अत्याचार हो रहा हो वहाँ पर आपको हमेशा एक्टिव हो जाना चाहिए। सम्मान तो दोनों की जाती है, लेकिन जहाँ पर जो गलत हो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक औरत को ही ना समझे तो वह भी सम्मान के लायक नहीं होती, चाहे वह सास हो या फिर बहू। इसलिए समय रहते ही एक्शन लिया जाए, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वह आपकी माँ हो। और सही पुरुष की पहचान यही होती है। झगड़ा तो हर घर में होते हैं, लेकिन सही गलत का फैसला परिवार में बैठकर ही होना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली जाती है तो चार मुंह चार तरह की बातें हो जाती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।